नमस्कार। एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं स्पर्श गद्य खंड से बड़े भाई साहब पाठ का अध्ययन करेंगे। बड़े भाई साहब। प्रस्तुत पाठ महान साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित है। बड़े भाई साहब पाठ में एक बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई का जो बचपन होता है वो तिरोहित हो जाता है। आइए पात्र परिचय जानते हैं। लेखक जो हैं वो तीव्र बुद्धि के थे। पढ़ते कम थे, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और ना पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट भी खाते थे, परंतु वह खेल का मोह कभी त्याग नहीं पाते थे, जिस कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़े भाई स्वभाव से ही बड़े अध्ययनशील थे। दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहते थे। ना पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटा करते थे और ना पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में बताते थे। अत्यधिक पढ़ने के बावजूद कक्षा में बड़े भाई फेल हो जाते थे। लेखक के बड़े भाई 14 वर्ष के थे और लेखक 9 वर्ष के। लेखक के बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। सारा दिन किताबें खोले बैठा रहते थे। वे पढ़ाई में चाहे कैसे भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक को डांट डपटना और उस पर निगरानी करना अपना परम धर्म समझते थे। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत ही कम लगता था, इसीलिए वो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर खूब खेलने लगते थे। भाई साहब उपदेश देने की कला में कुशल थे। जब भी वो खेल कर आता तो वे उसे स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करते थे। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर ये विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं सीख पाते। जो बड़े भाई हैं वो हमेशा छोटे भाई को डांटते रहते थे, क्योंकि छोटा भाई है वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे। अब जो छोटे भाई थे, जब बड़े भाई की डांट खाते थे, उसके बाद वो सोचते थे कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर लेखक जो कि छोटे भाई हैं अपना टाइम टेबल बनाते हैं। लेखक बड़े भाई साहब की लड़ताड़ सुनकर रोते रहते। टाइम टेबल बनाकर बार बार इरादा करते कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ेंगे, किंतु उस पर भी पूरी तरह उनका अमल नहीं हो पाता। वो सुबह से शाम तक का पूरा टाइम टेबल बना लेते कि इस घंटे में ये पढ़ूंगा, आधे घंटे में ये करूंगा, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सब कुछ उसमें मद लिख देते। लेकिन जैसे ही उन्हें प्रकृति दिखती, प्रकृति का मोहक वातावरण लेखक को अपनी ओर खींच ले जाता। वो भाई साहब की फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता और टाइम टेबल वैसा का वैसा ही धरा रह जाता और वो खेलने निकल जाते। इसी तरह आगे चलते चलते जब बड़े भाई छोटे भाई को डांटते हैं, जब साल ख़त्म होता है तो बड़ा फेल हो जाते हैं। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फिर से फेल हो गए। अब केवल 2 कक्षा का अंतर रह गया दोनों भाइयों के बीच में। लेखक भाई साहब से कहना तो चाहता था, पर वो चुप रहा। पर एक दिन भाई साहब लेखक पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा भाई को घमंड न करने की सलाह दी। छोटा भाई चुपचाप बड़े भाई की सलाह को, उपदेश को सुनता रहा। यहाँ बड़े भाई ने पाठ्यक्रम की मुश्किलें गिनाना शुरू की। पाठ्यक्रम की मुश्किलें। भाई साहब बोले, मेरे भाई फेल होने पर ना जाओ, मेरी कक्षा में पहुँचोगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे की पढ़ाई से डराया कि आगे की जो कठिन पढ़ाई है ना उससे डरो। इतिहास और ज्योमेट्री की कठिनाइयों का उल्लेख भी उन्होंने किया। परीक्षा में पास होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
भाई साहब ने अगले दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा, जिसे सुनकर लेखक भयभीत हो उठा, परंतु उसकी रुचि फिर भी पुस्तकों की ओर न बनी। वह चोरी छुपे खेलने जाता ही था, पतंग उड़ाता था, गिल्ली डंडे खेलता था। बड़े भाई समझाते थे, लेकिन फिर भी वह पढ़ाई पर ध्यान न देकर खेल में ही ज़्यादा ध्यान देते थे। अब बड़े भाई साहब का फिर से फेल हो जाना। फिर से सालाना परीक्षा हुई। संयुक्त से लेखक तो पास हो गया और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, परंतु बेचारे फेल हो गए। लेखक को उन पर दया आती थी। अब लेखक और भाई के बीच में केवल एक कक्षा का ही अंतर रह गया था। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। वे समझने लगे थे कि अब मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा। अब लेखक के मन में यह बात बैठ गई थी कि पढ़े ना पढ़े पास हो ही जाएगा। अब लेखक ने भी ये सोच लिया कि मैं तो, भाई साहब इतना पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं और मैं इतना कम पढ़ता हूँ फिर भी पास हो जाता हूँ, तो हो सकता हूँ कि मैं इस बार भी आसानी से पास हो जाऊँ। अंत में पतंग लूटते पकड़े जाना, वो बड़े भाई का तर्क देना। एक दिन लेखक संध्या के समय हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए जा रहा था। कनकौआ अर्थात पतंग। सहसा लेखक की मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। उन्होंने काफ़ी डांटा फटकारा। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब 8वीं कक्षा पास करके लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे, अन्य कई अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते थे, और एक तुम हो कि 8वीं कक्षा में आकर भी लड़कों के साथ में कनकौए लूटने के लिए दौड़े जा रहे हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर आ जाओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा ही रहूँगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। लेखक बड़े भाई की युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। तब लेखक को अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तब भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया। तभी एक कनकौआ उनके ऊपर से गुजरा तो भाई साहब लंबे थे, अतः उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। आइए पाठ के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। कथानायक अर्थात लेखक की रुचि। कथानायक अपनी किशोरावस्था के अनुरूप ही चंचल प्रवृत्ति के थे। वह प्रकृति प्रेमी थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में अधिक लगता था। उनकी रुचि कंकरे उछालने में, कागज़ की तितलियाँ उड़ाने में, वॉलीबॉल खेलने आदि में थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताबों के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बना लिया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना भी करते थे जिसका कोई अर्थ नहीं होता था। यहाँ छोटा भाई टाइम टेबल बना लेता था, लेकिन फिर खेल कूद में लग जाता था। बड़े भाई साहब जो कि बड़े थे, उनको अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष ही बड़े थे, परंतु भारतीय परिवारों की परंपरा के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान होता है। परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन करना उसका नैतिक उत्तरदायित्व होता है। उसे अपने आप को आदर्श के रूप में रखना पड़ता है ताकि छोटे भाई बहन उससे सबक लें। उसका कर्तव्य है कि वो अपने छोटे भाई को अनुशासन में रखे। दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहे। बड़े भाई घर वालों की अपेक्षा पर खड़ा उतरना चाहते थे। वे कर्तव्य बोध के भार से दबकर अपने छोटे भाई की रक्षा कर अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते थे। वे छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए उसके समक्ष अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसके कारण उनका बचपन तिरोहित समाप्त हो चुका था। यहाँ पर जो बड़े भाई साहब हैं, उनके अनुसार जो जीवन की समझ थी वो कैसे आती है। इस पाठ में बताया गया है कि जीवन की जो समझ है वो पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती। यह समझ संसार में जीवन जीने से आती है।
व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव से आती है। पुस्तकीय ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। अपने आसपास के परिवेश में तालमेल बनाए रखने के लिए मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान की नितांत आवश्यकता पड़ती है। यह भी इस पाठ में बताया गया है। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से आज की शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़कर कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, परंतु पुस्तक मात्र ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। परीक्षा पास कर लेने मात्र से बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि के विकास के लिए किसी विषय को गहराई से जानना होता है। शिक्षा उसी कर्तव्य भावना का विकास करती है। शिक्षा जीवन के अनुशासन व हर परिस्थितियों का सामना करना सिखाती है। इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बड़े भाई साहब कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपनी स्थिति शक्ति को समझना चाहिए, उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जो कार्य हम स्वयं नहीं करते उसकी दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। यदि हम खुद योग्य नहीं हैं, सफल नहीं हैं, तो हम किसी को उपदेश देने का अधिकार खो बैठते हैं। इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि परीक्षा के तनाव में सारा समय किताबों में घुसे रहने की अपेक्षा पढ़ाई सहज रूप से करें। पढ़ाई को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, अपनी समझ को विकसित करें, क्योंकि खेल कूद पढ़ाई में बाधक न होकर सहायक ही होते हैं। इस पाठ में समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग्य भी किया गया है। आइए सुनते हैं। प्रस्तुत पाठ में समूची शिक्षा प्रणाली के तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या बोलना आए ना आए, लेकिन उस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त दूसरे देशों के इतिहास की जानकारी व्यर्थ में करवाते हैं। रटंत शिक्षा प्रणाली पर बल दिया जाता है। बच्चे समझे या ना समझे, लेकिन उसे विषय को रटना ही पड़ता है। इस प्रकार विषय के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। अलजेब्रा व ज्योमेट्री ऐसे विषय हैं कि निरंतर अभ्यास करने पर भी गलत हो ही जाते हैं। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखवाना जो बच्चों की रुचि के विपरीत होते हैं, ऐसी शिक्षा प्रणाली का कोई लाभ नहीं होता और बच्चों को वो बोझ लगने लगते हैं। तो इस पाठ में बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए, उसका भविष्य सुधारने के लिए उसने तरह तरह की युक्तियाँ अपनाई, तरह तरह के उदाहरण दिए, उसे नसीहत दी। छोटा भाई भी बड़े भाई का आदर करता था, वह उन्हें सुन लेता था, लेकिन कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था। तो यह पाठ बड़े भाई साहब और छोटे भाई दोनों से मिलकर हमें यही शिक्षा देता है कि हमें पढ़ाई को रटना नहीं है, पढ़ाई को सहज और सरल भाव से समझना है। धन्यवाद।